जो वर्तमान पीढ़ी है ये सर आखिर इस कर्ज की तरफ क्यों मुड़ रही है? जो कर्ज, कितना कर्ज होना चाहिए आपकी आमदनी का, जितनी भी आपकी ईएमआई से सब कर्ज के मिला के 25-30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा अपने सिर भार ले लिया है तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर बात करें सर, क्रेडिट कार्ड लोन ले लेते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये बिल्कुल ठीक आपके क्रेडिट कार्ड वाले उस पर ये बैठता है। तो क्रेडिट कार्ड को अगर आप समझदारी से रखेंगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए वाकई फायदे का सौदा है। ईजीआर डिजिटल रिसिप्ट क्या है और इसके क्या नफा नुकसान? सोने को खरीदने का एक नया तरीका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निकाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान, नई दिल्ली से, और हमारे साथ स्टेट मेरा हिंदी के खास कार्यक्रम में विशेष मेहमान है डॉक्टर शरद कोली, जाने माने अर्थशास्त्री। सोने चांदी से लेके सात समंदर पार तक कोई भी बात करनी है अर्थ से जुड़ी, आपको अपनी जेब से जुड़ी, 1 रुपए से लेके मिलियंस तक की बात, तो डॉक्टर शरद कोली से जरूर संपर्क बनाइएगा। सर, स्वागत है स्टेट मेरा हिंदी में, सादर। नमस्कार संजीव, आपको स्टेट मिरर्स के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा दिल से अभिवादन। सर, राजनीतिक उठापटक चल रही है, खासतौर से वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, लेकिन हम लोग राजनीति पे कभी बात करते नहीं। आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो है अर्थ, और अर्थ पे ही बात करेंगे, सोने चांदी पे बात करेंगे, स्टेट हॉर्मोन्स में जो स्थितियां बन बिगड़ रही, थोड़ा बहुत उन पे बात कर लेंगे अंत में। लेकिन सर, फिलहाल एक आम आदमी से जुड़ी हम बात करना चाहते हैं कि सर, जो लोन का सिस्टम है, ऋण, आज की तारीख में जो मौजूदा युवा पीढ़ी है वो ऋण में दबी हुई है। उसकी हर फैसिलिटी जो है वो कर्ज के पर्दे से, भारी भरकम से ढकी हुई है। कार है तो कर्ज पे, घर है तो कर्ज पे, मोबाइल है महंगा, लैपटॉप है तो कर्ज पे, टीवी है तो कर्ज पे। सवाल ये है सर, आज जो वर्तमान पीढ़ी है, जो हमारे और आपके सामने अगली खड़ी हुई है, ये सर आखिर इस कर्ज की तरफ क्यों मुड़ रही है? क्या ये कर्ज सर फायदेमंद है, या फिर ये चैन या फिर सुकून सब छीने हुए रहता है? आपको सुविधाएं देता है लेकिन वो लोन की सुविधाएं होती हैं। देखिए, जो जहां तक बात कर्ज की आपने करी है, तो कर्ज ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी ने लिया हुआ है। कर्ज जो है वो मध्यम वर्ग को, अगर हम शब्द इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि युवा की परिभाषा क्या है? मेरा मानना यह है कि 35 साल से कम का जो व्यक्ति है, जिसकी आबादी भारत में लगभग 65% इस समय है, उसको आप युवा मान सकते हैं। तो जो कर्ज लेने वाले हैं वो, ये सही है कि 25-30 साल के बीच की रेंज से लेके और लगभग 50-55 साल तक के होते हैं, तो उसमें युवा भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम उसको जनरलाइज करके मध्यम वर्ग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हर तरीके का कर्ज आजकल बहुत आसानी से मिलता है। इसमें गाड़ी का है, मकान का है, मोबाइल फोन का है, घूमने फिरने का है, पढ़ाई लिखाई का है, बहुत सारे तरीके के कर्ज इस समय। पर्सनल लोन, क्लीन पर्सनल लोन होता है, जो कि कोई कारण बताने की जरूरत नहीं आपको, बस आपने कर्ज लिया, लेना है, बस मुझे पैसे की जरूरत है तो ले लिया, कोई एक कारण के लिए नहीं होता। ये सच है कि कर्ज मिलना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो गया है। और आपको याद होगा, कोई कुछ वर्ष पहले कुछ चाइनीज लोन एप्स थी जिनके ऊपर भारत सरकार ने क्रैकडाउन भी किया था, जो कि लोगों को ब्लैकमेल करती थी। कर्ज वापस करने के बाद भी आपको कर्ज वापस मांगा जाता था, उल्टा सीधा ब्याज मांगा जाता था, वगैरह वगैरह। खैर, उसमें नहीं जाते। वो जो लोन का चाइनीज स्कैम था, उसको, उसके ऊपर लगाम लगाई गई। पर क्योंकि कर्ज इस समय, कर्ज लेने की प्रक्रिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में डिजिटल की हुई है, यानी कि आप ऑनलाइन एक ऐप पे जाएं, वहां पर अब अपने केवाईसी हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड हो जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता है। आपकी अगर सिविल रेटिंग अच्छी है, CIBIL सिविल रेटिंग जिसको कहते हैं, यानी कि आपकी मार्केट में ओवरऑल फाइनेंशियल जो रेटिंग होती है वो अच्छी है, तो आपको कर्ज मिल जाता है। अब सवाल ये है कि आप, जो व्यक्ति कर्ज ले रहा है, सबसे पहले तो ये जिम्मेवारी उसकी बनती है जो कर्ज ले रहा है, कि क्या उसको कर्ज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कितना कर्ज लेना चाहिए। तीसरा सवाल, कितने समय के लिए लेना चाहिए। चौथा सवाल, किस किस पर्पस के लिए लेना चाहिए और किस किस पर्पस के लिए नहीं लेना चाहिए। का मैंने अभी, मुझे कोई साहब मिले, उन्होंने उन्होंने एक हॉलिडे का लोन, अब देखिए हॉलिडे तो था, आज से 4 साल पहले यूरोप गए थे, तो मेरे ख्याल 8-10 लाख रुपए का कर्ज लिया था। हॉलिडे तो था 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 12 दिन का होगा ज्यादा से ज्यादा, आने जाने का समय मिला ले, और कर्ज आज तक भुगत रहे हैं, आज तक उसकी ईएमआई जा रही है। तो देखिए, अर्थशास्त्र और फाइनेंस के जगत में संजीव, जो कर्ज, कितना कर्ज होना चाहिए आपकी आमदनी का, तो हमने इसका आकलन किया हुआ है।
क्योंकि भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी कम है, जिसको वित्तीय साक्षरता कहते हैं, वो भारत में थोड़ी कम है। तो लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि कितनी आमदनी हो तो कितना कर्ज। आपकी सारी ईएमआई मिला के, जितनी भी आपकी ईएमआई है, सब कर्ज के मिला के 25-30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30% से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर 30% से ज्यादा आपकी आमदनी किसी लोन को चुकता करने में जा रही है, तो आपको बहुत पुअर फाइनेंशियल प्लानर माना जाएगा। ये बहुत नाजुक हालात है। इससे आपके लिए एक तो आपकी सेविंग नहीं होगी, दूसरा कभी भी आपकी आमदनी रुकती है तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे, तीसरा आपको अपना कोई जरूरी खर्च जो महीने दर महीने आता है, उस खर्च करने में आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी महीने में कोई ऐसा खर्च आ जाता है जो उसके लिए आपने प्लानिंग नहीं की होती, जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया होता। घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई घर में रिश्तेदार रहने के लिए आ गए, कोई ऐसी घर की बड़ी चीज खराब हो गई जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी, जो आपको इमीडिएटली खरीदनी है। फ्रिज खराब हो गया, गर्मियों में एसी खराब हो गया, कोई भी ऐसी चीज आपको लेनी पड़ गई जो कि अचानक आपकी प्लानिंग में नहीं था। तो ऐसे में अगर आपने अपनी ईएमआई यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपने ज्यादा अपने सिर भार ले लिया है, तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये कुल प्रक्रिया, तो इसमें मैं मिडिल क्लास इसको बोलता हूं। इसमें युवा भी आ गए और इसमें कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो 35 और 55 साल के बीच के हैं, वो भी कर्ज लेते हैं। और कर्ज के प्रकार भी मैंने आपको बता दी। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कोहली साहब कि अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो वो 30-35 हजार रुपए तक मंथली जो रिपेमेंट है, किस्त, उतना ही लोन ले, उससे सब ऊपर अगर सारे लेता है कर्ज मिला के, सारे कर्ज सारे मिला के, हाँ, सारे सारे खर्च कर्ज मिला मिला के, के। है ना, मोटे तौर पे एक आम आदमी की भाषा में। जी सर आज जी। जो 10-10 20 हजार 25 हजार 30 हजार कमाने वाला जो युवा है, जिसकी 1 साल होती है नौकरी लगे हुए या 1.5-2 साल होते हैं, शुरुआती है नौकरी की, नई नई शादी हुई होती है या होने वाली होती है, मैं कह सकता हूँ कि जैन जी के बारे में अगर बात करें सर, क्रेडिट कार्ड लोन ले लेते हैं। ये क्या है क्रेडिट कार्ड सर? फायदेमंद है, नुकसानदेह, और कैसे फायदेमंद कैसे नुकसानदेह, क्यों? और सर ये कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है या फिर कंज्यूमर के लिए सर ज्यादा फायदेमंद है? क्रेडिट कार्ड कभी कभी आफत भी बनते देखा है लोगों के लिए, आमजन के लिए, उपभोक्ता के लिए। देखिए, जो बैंक क्रेडिट कार्ड चलाता है, पहले आप उसकी आमदनी देख लीजिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा वो आपसे क्या कमाता है। एक तो जहां क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उस मर्चेंट से उसको कमीशन आती है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो आपकी कमीशन कटती है 1.5%, 1%, 2%। अलग अलग कार्ड्स पे, अमेरिकन एक्सप्रेस तो 3-3% तक कटती है। तो एक तो उसको ये आती है। दूसरा, आप इसको जब क्रेडिट कार्ड के स्पेंड को कर्ज में बना लेते हैं तो उनको बहुत भारी भरकम ब्याज आपसे वो वसूलते हैं। और ये ब्याज शायद बहुत लोग नहीं जानते, कई बार 3 से 5% प्रति माह भी हो सकता है। उसके ऊपर फाइनेंस चार्जेस भी लगते हैं, फाइनेंशियल फी पेनल्टी भी लगती है। तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, समझिए इसको संजीव। अगर आप क्रेडिट कार्ड को एज ए चार्ज कार्ड यूज कर रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड के दो रूप होते हैं, एक तो वो क्रेडिट कार्ड होता है, एक वो चार्ज कार्ड होता है। चार्ज कार्ड का यहां पर अर्थ है कि जो भी आखिरी तारीख लिखी होती है आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में, मान लीजिए आज हम 7 मई में है और आज आपने कार्ड खर्च किया, आपके पास 2 जून को उसका बिल आ गया और आपको कहा गया कि आप इसको 15 जून तक पे कर दीजिए। मैं दोहरा देता हूं, 7 मई आज आपने यूज किया, 2 जून आपकी बिलिंग साइकिल है, क्योंकि 2 तारीख अब निकल चुकी है, 2 मई निकल चुकी है, तो 2 जून को बिलिंग होगी। तो 2 जून को बिल आया और आपको कहा गया कि आप 15 जून तक इस कार्ड का भुगतान कर दीजिए। अब आप देखिए कि क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या है। आज 7 मई से लेके, मैं इसी उदाहरण में ले रहा हूं, 7 मई से लेके 14 जून तक आपको फ्री क्रेडिट मिल गया। फ्री क्रेडिट से मेरा मतलब है कि अगर आप इसको 15 जून से पहले पहले पे कर देते हैं तो आपको ऐसा उधार मिल गया जिसके जिसके ऊपर आपको कोई ब्याज नहीं देना है। और कन्वीनियंस, आपने गए, आपने उसको इस्तेमाल किया, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया या पंच इन किया, जैसे ही आप उस ड्यू डेट को जंप कर लेंगे, यानी कि उस ड्यू डेट के पार आप चले जाएंगे, फिर ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए आफत बन जाएगा। और जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो आपने देखा होगा, तुरंत जैसे ही आप खर्च करते हैं आपको एक मैसेज आएगा कि अभी 10% पे कर दीजिए, बाकी की ईएमआई बना लीजिए। ये मैसेज आपको क्रेडिट कार्ड खर्च करते ही आ जाता है। तो यहां पर अब कंपनी का फायदा शुरू हो जाता है। तो ऐसे में इसको आसान भाषा में कहूं संजीव, तो 15 जून तक तो हमारे दिए गए उदाहरण में 15 जून तक तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड फायदेमंद है। और 15 जून जैसे ही जाएगी उसके बाद कंपनी के लिए वो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स बन जाएगा, क्योंकि आपसे वो 3% कम से कम पर मंथ ब्याज वसूलना शुरू कर देगी, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाएगी
और लगातार वो आपके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। मार्केट में जा रहे हैं, ये मन आया वो ले लो, वो मन आया कोई अच्छा मोबाइल फोन दिखा वो ले लो, कोई बहुत महंगा कपड़ा चश्मा कुछ भी आपको दिखाई दिया, आपके लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स आपने ले ली। अब देखिए यहाँ पर दो गलती होती है युवाओं से या इस्तेमाल करने वाले से। पहला कि उनको अपने ऊपर अपनी ख्वाहिशों पर उतनी पांव पसारिए जितनी बड़ी चादर। ठीक है, अब जब आप अपनी आमदनी से बाहर या अपने कैश फ्लो से बाहर आप चले जाएंगे तो ख्वाहिशों का तो कोई अंत नहीं है संजीव। गालिब का मुझे शेर याद आता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये बिल्कुल ठीक आपके क्रेडिट कार्ड वाले उस पर ये बैठता है। क्यों? क्योंकि आप अगर खर्च करते जाएंगे, प्लास्टिक मनी इसको बोलते हैं, आप लगातार खर्च करते जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा एक बात संजीव, कि जब से यूपीआई आया है जिसमें रोज के 66 करोड़ रोज के भारत में डेली 66 करोड़। अभी मैंने कल आकाशवाणी पे एक शो किया, वहां पर मेरे साथ एनपीसीएल से कुछ थे, उन्होंने आंकड़ा बताया 66 करोड़ रोज के युग। तो जब से यूपीआई आया है थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम हो गया है, और मैं अच्छी बात मानता हूं, क्योंकि यूपीआई में तो पेमेंट आप तभी देंगे जब आपके बैंक में पड़ी होगी। तो लोग वो पैसा इस्तेमाल करते हैं जो उनके पास है। क्रेडिट कार्ड वो पैसा होता है जो आपके पास नहीं है और आप उसको भविष्य में देने का वादा करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जब तक चार्ज कार्ड है तब तक के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है। जब क्रेडिट कार्ड से आप रोल ओवर, उसको रोल ओवर बोलते हैं, यानी कि 15 जून कूद गई। मैं उस उदाहरण को इसलिए लेके चल रहा हूं कि लोगों को समझने में आसानी रहे। ये उदाहरण की सारी डेट्स काल्पनिक है, ये कोई आपके क्रेडिट कार्ड की या मेरे क्रेडिट कार्ड की डेट नहीं है, मैंने एक उदाहरण लेके आपको समझाया है। तो 15 जून के बाद ये घातक हो जाता है और ये आपके फाइनेंसेस को खाने लग जाता है और बहुत बहुत ही खराब लोन बन जाता है। इससे बेहतर तो दूसरा नॉर्मल लोन लेना है जो आपको 12%, 15%, 18% में, ये तो आपका 36% पर एनम लोन पड़ता है, प्लस पेनल्टी चार्जेस भी पड़ते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को हम दो नजरिए से देख सकते हैं। सर आपकी बातचीत से तो ये निकल के आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड को आपने जहां प्लास्टिक का कार्ड समझ के खेलना शुरू किया, वहीं वो आपसे खेलना शुरू कर देगा, आपकी जी पॉकेट से पैसा निकालना शुरू कर देगा। और तब ये क्रेडिट कार्ड जिसको आप प्लास्टिक का कार्ड समझ के इस्तेमाल कर रहे थे, भूल गए कि आपको पेनल्टी देनी होगी, इंटरेस्ट देना होगा, लेट फी देनी होगी। वहां फिर आप जो फंसते चले जाएंगे। क्रेडिट कार्ड को आप दिमाग से इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड की जो कीमतें हैं, ब्याज है, ऊपर खर्चे हैं, वो जब भूल के आप इस्तेमाल करेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। क्रेडिट कार्ड बहुत संभल के इस्तेमाल करने की चीज है। नफा नुकसान इस्तेमाल करने वाले पे है, ना कि क्रेडिट कार्ड कंपनी या क्रेडिट कार्ड पे। मैं जी आपकी बात सही समझ पा जी रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही। और क्रेडिट कार्ड के मैं आपको बताऊं, क्योंकि बात शुरू हुई थी क्रेडिट कार्ड का नुकसान, क्रेडिट कार्ड के फायदे बहुत हैं। अब आप फायदा देखिए, एक तो प्लास्टिक मनी है, आपको पेमेंट करने में आसानी है। दूसरा, आपको जैसे मैंने बताया फ्री का, अपने ही इस उदाहरण में बोल रहा हूं, 7 मई से लेके 14 जून तक, यानी कि 1 महीने 7 दिन का आपको फ्री का क्रेडिट, फ्री का पैसा मिल गया। फ्री का पैसा मेरा मतलब जिसपे कोई ब्याज नहीं देना, आपने उधार लिया क्रेडिट कार्ड कंपनी से और आपको, और दूसरा क्रेडिट कार्ड जेब में रखना एक प्रेस्टीज भी होती है। जिस व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी है, वरना क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया जाता है बैंक द्वारा। तीसरा फायदा, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपके पास मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड है, एयरपोर्ट में लाउंज होती है, वहां जाके आप लाउंज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई चार्जेस, ज्यादातर क्रेडिट कार्ड लाउंज में एक्सेप्टेबल होते हैं, वहां जाके आपको खाना फ्री होता है। बाकी जो सुविधाएं लाउंज में होती हैं, अखबार पढ़ी है और कोई आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है वगैरह, वो सब आपके लिए फ्री होता है। इंटरनेशनली आप ट्रैवल करते हैं, आपके लिए एयरपोर्ट पे कई सुविधाएं क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए अलग अलग बैंक समय समय पर निकालते रहते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर एप्पल है, वो कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे अगर आप इस्तेमाल करें, या जैसे टाटा की स्टोर है, क्रोमा है, वहां आप इस्तेमाल करें, कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को अगर आप समझदारी से रखेंगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए वाकई फायदे का सौदा है, और आपको कालांतर पर अगर आपने इसका रोल ओवर किया तो आपके लिए नुकसान का सौदा है। वही मैं कह रहा हूं सर कि क्रेडिट कार्ड को खिलौना मत समझिए, जिम्मेदारी समझिए। आप जो भी खर्च उससे कर रहे हैं वो आपकी ही जेब से जाना हो, कुछ बढ़ के जाना है। मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड को हल्के में मत लीजिए, वजन उसका हल्का है, लेकिन असल में वो बहुत भारी है अगर आप लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं या मौज मस्ती से इस्तेमाल करते हैं। दूसरे उसकी जितनी भी क्रेडिट कार्ड की स्कीमें हैं जो आपके फायदे की हैं, वही आपको अपने मकर जाल में फंसाता है, और तब उसको बिजनेस मिलता है और आप उसके क्लाइंट के तौर पे उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। यही सर सारा गेम है क्रेडिट कार्ड का।
बिल्कुल, एक और फायदा है जो मैं यहाँ पर बता दूं, जो मुझसे पहले बताना रह गया, वो है कि सभी क्रेडिट कार्ड आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। जैसे जैसे आप खर्च करते जाते हैं, आपको एक खर्चे के बाद, जैसे मान लीजिए हर 1,000 रुपए के खर्चे पे 1 पॉइंट, या 2,000 के खर्चे, अलग अलग कार्ड्स का अलग अलग होता है, तो वो रिवॉर्ड्स पॉइंट जब इकट्ठे होते हैं, उन रिवॉर्ड पॉइंट के अगेंस्ट आपको फ्री वाउचर्स मिलते हैं। अमेजोन के मिल गए, फ्लिपकार्ट के मिल गए, कुछ क्रेडिट कार्ड्स तो कैश भी क्रेडिट कर देते हैं, जैसे एचडीएफसी का मुझे याद है, वो कैश भी क्रेडिट कर देता है। तो क्रेडिट कार्ड, मैंने अपने जीवन में कभी, संजीव आपको बताऊं, कभी क्रेडिट कार्ड को रोल ओवर नहीं किया। मेरे पास अनेकों क्रेडिट कार्ड हैं, कभी उसको रोल ओवर नहीं किया। और आज तक मैंने अपने 36-37 साल के करियर में मैंने हमेशा क्रेडिट कार्ड का फायदा ही लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको रोल ओवर करने से क्या नुकसान है। जितने ये फायदे मैंने गिनवाए वो सब कुएं में चले जाएंगे अगर आपने इसको रोल ओवर कर दिया। यानी कि आपने वो 15 जून वाली डेट जो है, वो अगर आपने कूद गए, जो लास्ट डेट थी, बस वहीं से आपका ये आपको समझ लीजिए आपने घड़े में छेद कर दिया और पानी वहां से निकलना शुरू हो गया। कुल जमा सर ये है, क्रेडिट कार्ड और उसकी कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसके मकड़जाल में आप फंसते हैं तो फंसते चले जाएंगे, आप खुद जिम्मेदार हैं, आप जी। कंज्यूमर हैं। आप सोचिए आपको अपनी जेब कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे नियमित आपको बनाए रखना अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है सर, एक सवाल और आता है कि हमारे देश में, भारत में, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, अ- अंबानी अडानी टाइप के, लक्ष्मी मित्तल टाइप के, इनके लिए सर लोन की जो स्कीमें हैं वो बहुत अलग हैं, और आम आदमी जो है उसके लिए स्कीमें अलग हैं। तो सर एक ही देश में ये फर्क की वजह क्या है? कुछ एक ऐसे कारण बताएंगे सर कि भारतीय है उसको सब चीज एक सी होनी चाहिए, या नहीं है तो क्यों नहीं होनी चाहिए, खासतौर से लोन यानी कि बैंक ऋण के बारे में। देखिए, ये जो आपने अंबानी अडानी वाली बात करी और ये कही है, तो इसमें क्योंकि एक राजनीतिक बहस होती है अक्सर, हम दो हमारे दो वगैरह आपने सुनी होगी, अक्सर चलती है। क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता हूं, मैं आपको सैद्धांतिक तौर पे समझाता हूं। देखिए, लोन जब कोई भी लेंडिंग एजेंसी देती है, चाहे वो बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो वो ये देखती है कि आपके पास इसको हमारे को देने के लिए सिक्योरिटी क्या है। क्या आप हमें अब इसके बदले में जमीन, अपना फैक्ट्री का शेड, अपनी मशीनरी, अपने रिसीवेबल्स, अपना स्टॉक, कोई ऐसी चीज आप हमें गिरवी रख रहे हैं हमारे पास, तो उसके अगेंस्ट आप लोन लेते हैं, जिसको हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। अब इंडस्ट्री जो लोन लेती है, इंडस्ट्री के लोन की कैटेगरीज अलग होती हैं। उसको वर्किंग कैपिटल लोन कहते हैं, टर्म लोन कहते हैं, लोन अगेंस्ट स्टॉक कहते हैं, लोन अगेंस्ट रिसीवेबल्स कहते हैं, ब्रिज लोन कहते हैं, बहुत सारे लोन है। तो लोन की जो श्रेणी है वो फर्क है। अब जब हम एक राजनीतिक एजेंडे के तहत बात करते हैं, तो हम कहते हैं भाई इन लोगों को तो लाखों करोड़ों रुपए के लोन माफ हो गए। एक आम आदमी जो है, उसका लोन हो जाए तो घर पे 2 गुंडे आके बैठ जाते हैं, गाड़ी का लोन लिया तो गाड़ी की चाबी उठा के ले जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये इसमें मैं ऐसी डिबेट्स में मैं संजीव अनेकों बार, अनेकों नेशनल टीवी चैनल्स पर मैं बैठा हूं, तो सैद्धांतिक एक एजेंडा के तौर पे बोलने के लिए ठीक है, परंतु हकीकत यह है कि बिजनेस के लोन को और एक पर्सनल लोन को, यानी कि एक इंडिविजुअल के लोन को अलग अलग हमें करके देखना चाहिए। इंडिविजुअल का लोन भी, अगर आपने पूरी सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट दी हुई है और आप लोन को वापस नहीं करते, तो आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाती है। इंडस्ट्री के लोन का भी ऐसे ही होता है। अगर आप इंडस्ट्री ने लोन नहीं वापस किया, जिस मशीनरी के अगेंस्ट वो लोन है, वो मशीनरी को कुड़क कर दिया जाता है। उसमें शब्द होता है कुड़क। या आपने इंडस्ट्रियल शेड दिया है तो उसकी ऑक्शन का नोटिस दे दिया जाता है। प्रोसीजर सारा कोर्ट से होता है। हाँ, ये फर्क जरूर है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर लेंडिंग एजेंसी को प्रेशर बनाना आसान होता है, तो वो इंडिविजुअल बेचारा दबाव में आ जाता है, और दबाव में आके वो हड़बड़ा जाता है, उसको लगता है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि एक इंडस्ट्री के ऊपर अगर आपने लोन नहीं पे कर रही है और उसको प्रेशर डालना है, तो आपको कानूनी प्रक्रिया लेनी पड़ती है, क्योंकि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी होती है, बिजनेस तो बहुत बड़ा है, और कंपनी ने लोन लिया हुआ है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से आना पड़ता है। प्रेशर वहां भी बनता है, पर क्योंकि वो एक चलती हुई कंपनी है, उसमें एक अकाउंटेंट है, जनरल मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, तो क्योंकि पूरी की पूरा एक तंत्र होता है, तो वहां पर उनको कानूनी प्रक्रिया। और एक इंडिविजुअल जिसने बेचारे ने गाड़ी का लोन की ईएमआई नहीं दी है, तो उसको तो बैंक वाले आके बैठ जाते हैं, भैया आपकी किस्त नहीं आई है, गाड़ी की चाबी दीजिए, हम गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं। मकान के नहीं आई तो मकान के लिए ये जितनी भी लेंडिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने कई दफे गुंडे पाल रखे होते हैं, और वो आ जाते हैं, गुंडे घर पे आके बैठ जाएंगे, आके बदतमीजी भी लोगों से करते हैं। तो पूरी की पूरी हमें, इंग्लिश में कहावत होती है कि जानकारी की कमी की वजह से वी शुड नॉट पेंट देम विद द सेम ब्रश, कि एक ही ब्रश से हम पूरी की पूरी प्रणाली को पेंट मार दें कि ये तो अमीरों के लिए लोन की और रूल्स हैं, और एक मिडिल क्लास के लिए लोन के और रूल्स हैं।
लोन के रूल्स अलग हैं, मैं मानता हूं, परंतु लोन की कैटेगरीज भी अलग अलग हैं। अब एक इंडिविजुअल को वर्किंग कैपिटल लोन नहीं मिलता, इंडिविजुअल को मशीनरी के अगेंस्ट टर्म लोन नहीं मिलता, इंडिविजुअल को पर्सनल लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, हाउसिंग लोन मिलता है, घूमने फिरने के लिए लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है, जिसको अगर आप वापस ना करें तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है, और अगर एक इंडस्ट्री वापस ना करे तो एक अलग सिस्टम है। हाँ, जो लोग देश से भागे हैं, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है, ललित मोदी है, जो लोग बैंकों का लगभग, कल मैं एक टेलीविजन चैनल पे था, उसमें हमने जोड़ा सारा 58,000 करोड़ रुपए का, करीब 21 फ्यूजिटिव्स हैं जो भारत से इस समय ये लोन बैंकों से लेके या कोई ना कोई स्कैम करके भारत से बाहर भाग गए हैं। ज्यादातर इसमें यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम को मैं फ्यूजिटिव्स का गढ़ मानता हूं। वहां पर कानून इस प्रकार का है कि कोई वहां पर अगर क्रिमिनल जाके पनाह लेता है तो वो देश में आसानी से वह उसको उसको वहां पर अपनी शरण दे देते हैं, उसको वो प्रोटेक्शन मिल जाती है। कोर्ट का प्रोसेस ऐसा है, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है भारत और यूके की, तो वो लोग वहां जाके बैठे हैं, जिसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है और बहुत साल से, और बहुत कोर्ट से इन लोगों का रिजेक्ट हो चुका है अब यहाँ रुकना, और कोई ना कोई फिर वो लूप होल ढूंढ लेते हैं। कहीं कह देते हैं, कोई कहता है हमारी जेल अच्छी नहीं है, आर्थर जेल मुंबई की, उसमें उसमें टीवी नहीं है, उसमें फ्रिज नहीं है, 5 स्टार होटल ढूंढते, तो कोई ना कोई लूप होल निकाल के ये लोग बच रहे हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि इनको इनको भारत लाने में देर हो सकती है, परंतु ये वापस आएंगे। अब आपको ये भी बता दूं, शायद बहुत लोग नहीं जानते, इनको कुछ लोगों ने लंदन में पार्टियां पार्टियां अटेंड करते हुए देखा होगा, परंतु ये भी वहां पर अब मुंह उठा के नहीं घूम पा रहे, क्योंकि इतना ज्यादा इनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा यहाँ चल चुका है। अब सोशल मीडिया की दुनिया है, जिसमें कि आप लंदन के लोग भी देखते हैं, तो ये लोग जब सड़क पे चलते हैं तो इनकी तरफ उंगली उठती है। ये वही है जो भारत से 12,000 करोड़ लेके भागा था, ये वही है जिसके ऊपर 8,000 करोड़ का मुकदमा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर उठा के बड़ी शान से जी रहे हैं। कभी कभी पार्टी वार्टी में इनकी फोटो आ जाती है, पर अगले ही दिन वो ऐसा प्रोपेगेंडा चलता है और कोर्ट की डेट्स चल रही हैं, इनको बकायदा कोर्ट जाना पड़ता है और इनको अपने को वहां रोकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। तो आई थिंक वी शुड नॉट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश। ये सच है कि रूल्स अलग अलग हैं, कैटेगरीज अलग अलग हैं लोन की, जिसकी रिकवरी की प्रक्रिया अलग अलग। पर सर एक बात मैं कहना चाहूंगा संजीव, क्षमा जी मांगते हुए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है, चाहे वो इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति है, तो उसने अगर बैंक से लोन लिया, अब आप जो पूछ रहे हैं वो आप ये कह रहे हैं कि वो लोन वापस नहीं कर पा रहा है किसी कारण से। मान लीजिए उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, उसको कोई तंगी, उसका हाथ तंग हो गया है, उसके घर में बेटी की शादी है, किसी कारण से वो लोन वापस नहीं कर पा रहा है, तो कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि भाई मेरी बेटी की शादी है तो मैं लोन वापस नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोन का पूरा प्रोसेस है तो वापस तो अल्टीमेटली देना पड़ेगा। उसके लिए ये करते हैं बैंक, कई दफे उसको उसकी रीस्केड्यूलिंग कर देते हैं, यानी कि आपने 3 साल में वापस करना था तो उसको 5 साल कर देते हैं, 7 साल कर देते हैं, पर अंततः तो अगर आपने उधार लिया है तो आपको वापस करना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये इंडस्ट्री जब वापस नहीं करती है तो उनके एसेट जब्त कर लिए जाते हैं, ऑक्शन कर लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है संजीव, ये गलत धारणा है कि इंडस्ट्री का लोन माफ कर दिया जाता है। कुछ राइट ऑफ हुआ है, वो बहुत पुराने जो लोन थे, जो पिछली जो सरकारें आई उनके समय में दिए गए थे, जो अब रिकवर भी नहीं हो सकते, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ कंपनी की ओनरशिप बदल गई है, वो उस प्रकार के लोन है जिनको बैलेंस शीट बैंक की क्लीन करने के लिए राइट ऑफ किया है, परंतु रिकवरी की प्रक्रिया में नहीं रोका गया है। ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। सर एक चीज और आ रही है कि भारत में चाहे तो आम आदमी के लिए लोन इंडिविजुअल लेना हो तब, और चाहे एजुकेशन लोन लेना हो, या फिर सर मकान के लिए, कार खरीदने के लिए लोन लेना हो, बहुत महंगा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं कनाडा की, जैसे कि मुझे जानकारी है, मेरे बहुत सारे मित्र कनाडा में हैं, कनाडा में मेरी जानकारी के मुताबिक सर 2, 3 या 4% पे आपको मकान के लिए लोन मिल जाता है। यूके में भी यही है कि 2, 3, 4% जी पर एनम के जी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। एजुकेशन का भी करीब जी करीब यही है सर, कि 2% पे आप लोन ले लें। इसमें फ्रांस की भी जानकारी यही कि वहाँ बहुत सस्ता लोन ऑफ इंटरेस्ट है। एजुकेशन हुआ, होम लोन हुआ, कार लोन हुआ। सर हमारे यहाँ ये इतना, हम सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, चीन से टक्कर ले रहे हैं हम आबादी के मामले में। हमारे यहाँ सब कुछ बहुत है, बैंकें बहुत हैं, आबादी बहुत है, लोग बहुत हैं,
इसके बाद भी सर हमारे यहाँ लोन भी बहुत महंगा है। कहते हैं जब किसी एक सोसाइटी में अगर 10 फ्लैट हो तो उसमें मेंटेनेंस ज्यादा जाता है मंथली, लेकिन अगर उसी में 200 फ्लैट है तो मेंटेनेंस कम हो जाता है। हमारे यहाँ सर आबादी ज्यादा है जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, जबकि कनाडा या और कोई दो चार 10 20 जो देश मुझे पता है उनमें रेट ऑफ जी। इंटरेस्ट कम है। सर इसकी क्या वजह है? चलिए, आपका जो सवाल है वो इकोनॉमिक्स के और फाइनेंस के प्रिंसिपल से रिलेटेड है, और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे जैसे अगर आप भारत का ही लें, और भारत का आप आज से 20 साल पहले का अगर लें, तो भारत में भी संजीव लोन बहुत महंगे थे। आप तो काफी वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा पहले एफडी पर 10-10, 12-12% ब्याज मिला करता था एक जमाने में। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल ठीक सर। एक जमाना था जब 10-12% ब्याज मिला करता था। तो क्या होता है कि कोई भी देश जब इमर्ज करता है, डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ता है, तो उसका एक सिम्टम होता है, वहां पर बुनियादी ढांचा मजबूत होता है, गरीबी कम होती है, बेरोजगारी की दर कम होती है। जितने भी किसी दिन विकसित देश में और विकासशील देश में इस पर डिस्कशन अलग से करेंगे, पर उसमें से एक फैक्टर होता है संजीव, कि वहां पर पैसा विकासशील देश में महंगा होता है। और विकसित देश, आपने जितने देशों के नाम लिया, कनाडा का नाम लिया, अमेरिका का लिया, फ्रांस का लिया, यूके का लिया, ऑस्ट्रेलिया का लिया, ये सारे विकसित देश हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो जैसे जैसे अब देखिए, भारत कहाँ 12% एफडी पे इंटरेस्ट मिलता था, लोन हुआ करते थे 14, 15, 16, 18% पे, मुझे याद है उस टाइम ये बिल्कुल लोन सर। की रेट हुआ करते थे। आज हमें वही लोन 8, 9, 10 पर आ गया है। एफडी की जो दर है वो आपको 6%, 8% पे मिलती है। तो जैसे जैसे देश विकासशील से विकसित होने की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे एक पहचान यह है कि पैसा सस्ता होता जाता है। पर क्योंकि अभी हम विकसित हुए नहीं हैं, हम तो विकसित अभी नहीं है, हम तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो तो 2047 का लक्ष्य रखा है, होते हैं नहीं होते हैं वो एक अलग बात है, पर लक्ष्य रखा है। तो हम अभी विकासशील देश हैं। तो विकासशील देश होने के नाते हमारे यहाँ पैसा जो है उनके यहाँ से ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। और क्योंकि इतना ऐसा देश नहीं है कि हमें यहाँ चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी है, हमारी पर कैपिटा इनकम लो है, आबादी ज्यादा है। आपने जो आबादी की बात करी, आबादी ज्यादा ही एक कारण है कि पैसा महंगा है। मनी इन सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं, लिक्विडिटी भी बोलते हैं इसको अर्थशास्त्र में। तो वो लिक्विडिटी हमारे यहाँ उतनी रहती है जितनी जरूरत है। तो इस वजह से पर जैसे जैसे संजीव हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम विकसित होने की तरफ बढ़ेंगे, आपको धीरे 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 ये ब्याज की दरें कम होती दिखेंगी। तो जो लोग एफडी के सहारे या बैंक के इंटरेस्ट के सहारे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लिए आने वाले साल में उतना ब्याज नहीं आ पाएगा जितना ब्याज वो आय लेते हैं। और महंगाई की दर के ऊपर भी है, जैसे जैसे महंगाई की दर ज्यादा होती है तो इन देशों में जो विकसित देश हो जाता है, वहां पर आमूमन होता है कि वहां पर जो महंगाई की दर है, जिसको मुद्रास्फीति हम कहते हैं, इन्फ्लेशन, वो बहुत कम रहती है। इन्फ्लेशन 2%, 1%, 2.5% इतनी रहती है। इसीलिए वहां ब्याज की दर इतनी रहती है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगी, तो आपने जो बात कही उससे मैं अगर बहुत आसान जवाब दूं, तो क्योंकि हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है तो हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होने से जो ब्याज, जो महंगाई की दर है वो ऊंची रहती है। अभी भी देखिए, महंगाई की दर हमने कुछ साल कंट्रोल करी, अब जैसे ही ईरान युद्ध की वजह से ये एनर्जी का संकट आया, फिर महंगाई की दर बढ़ने लगी। इस बार जब महंगाई के आंकड़े आएंगे तो आपको वो 4% से ऊपर, मुझे उम्मीद है, दिखाई देंगे। तो महंगाई की दर बहुत जल्दी बढ़ने लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी डिमांड है। तो पर जैसे जैसे हम विकसित देश की तरफ बढ़ेंगे संजीव, वैसे वैसे आपको पैसा सस्ता होता दिखाई देगा। मैंने अभी जो आंसर दिया है आपको संक्षेप में दिया है। आपने जो टॉपिक छेड़ा है, इस पे तो 3-4 घंटे का एक पूरी प्रेजेंटेशन मैं दूं, तब ये उस तरीके से समझ में आएगा। पर मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया कि किस प्रकार से सारी प्रक्रिया चलती है। सर ईजीआर डिजिटल रिसीप्ट है, मैं और आप जान सकते हैं, मैं पत्रकार होने के नाते आप लोग के संपर्क में रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, लेकिन सर आम आदमी इसको कैसे जाने जो हमारे और आपके स्टेटमेंट प्रोग्राम पे बातचीत को सुन रहा है कि ईजीआर डिजिटल रिसिप्ट क्या है और इसके क्या नफा नुकसान है? बिल्कुल, मैंने कुछ लोगों के जोर देने पर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, शरद कोहली ऑफिशियल उसका नाम है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम। उस पर मैंने कल ही शाम को एक वीडियो डाला है, क्योंकि बहुत ही नई डेवलपमेंट है। ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है। ये सोने को खरीदने का, क्षमा करें, चांदी नहीं, सोने को खरीदने का एक नया तरीका
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निकाला है। बहुत लोग डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे थे, खासकर जो युवा पॉपुलेशन थी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिनके मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने डिजिटल गोल्ड, जब सोना भाग रहा था बहुत तेज, तो उन्होंने लोगों को डिजिटल गोल्ड खरीदवाया, जिस पर सेबी ने टिप्पणी करी थी कि ये रेगुलेटेड नहीं है, कल को किसी की कुछ हो गया तो हमें मत कहिएगा। मुझे याद है आपके चैनल पे भी मैंने ये बात कही थी यस। कि हमारे दरवाजा मत खटखटाइएगा, ये अनरेगुलेटेड है। तो इस बात को लेके सेबी चिंतित था, और इस पे बहुत विचार विमर्श करने के बाद सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, या यूं कहूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी के कहने पर या सेबी के अंडर रेगुलेशन, उन्होंने अब ईजीआर निकाल दिया है। 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम के ये ईजीआर हैं। इसको आप सीधा अपने शेयर का, जैसे आपका डीमैट अकाउंट होता है, उसमें आप इसको खरीद सकते हैं। उसमें आप इसको शेयर्स की तरह आप खरीदते हैं, सीधा उसमें पैसा आ जाता है। और जब आप चाहें, इसको T+1 सेटलमेंट है, 1 दिन में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। जो लोग ये जानना चाहते हैं इसको कैसे खरीदा जाता है, और वो शेयर्स में अगर ट्रेड नहीं करते हैं, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, एक डीमैट अकाउंट खुलता है, किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आजकल ऑनलाइन खुल जाता है, उसको खुलवाएं। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट से इसको लिंक कर दें, और आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाएंगे। 1 ग्राम वाली लेनी है, 10 ग्राम वाली लेनी है, 100 ग्राम वाली लेनी है, तो सोने को खरीदने का एक नया तरीका सामने आया है। बहुत ही कारगर तरीका है। और पहले ईटीएफ पहले थे, पर ईटीएफ, उसमें फर्क यह है कि ईटीएफ में प्राइस में थोड़ा सा लैग होता है, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस होती है और जिस प्राइस पे आपको मिलता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है, क्योंकि वो एक फंड होता है, सब लोगों के पैसे को मिला के बनाया जाता है। जबकि ईजीआर डायरेक्ट है, सीधा लीजिए, सीधा बेचिए, और ये पैसा ये गोल्ड आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वॉल्ट में पड़ा रहता है, उसके लॉकर में, और इसको सेबी रेगुलेट भी करता है। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, नया डेवलपमेंट है, सोना खरीद वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सर ईजीआर जो है, क्या उसमें साइबर क्रिमिनल्स की घुसपैठ पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन? जो बवाल मचा है पूरे देश में, साइबर क्रिमिनल्स बहुत एक्टिव है, हर जगह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में घुस रहे हैं, इवन सर एफडी भी कैश करा ले रहे हैं। देखिए देखिए अगर देखिए देखिए अगर जो सारी ये डीमैट अकाउंट खोलने की प्रक्रिया है, ये एनएसडीएल के अंतर्गत होती है, डिपॉजिटरी होती है, और ब्रोकर में इसमें कई लेयर्स की वेरिफिकेशन की जाती है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी तो कभी भी किसी भी चीज को हैक कर सकती है, ये तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि कभी भी इसमें कोई चांस नहीं है। परंतु बैंकिंग के मुकाबले मुझे ज्यादा सिक्योर लगता है कि उसमें एक ब्रोकर का डिपॉजिटरी अकाउंट होता है, उसमें 2 फैक्टर 3 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है, ओटीपीज होते हैं, और कुछ चीजें आपको पता होती है। परंतु ऐसे किस्से हुए हैं कि डीमैट में से बगैर आपको बताए शेयर्स निकाल लिए, पर उनके ऊपर कार्रवाई चल रही में था, जिसने लोगों ट्रेडिंग कर दी, उसको मार्जिन बना के आगे ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो ऐसा हुआ है, परंतु फिर भी मैं इसको अनसेफ नहीं कहूंगा। और मुझे लगता है कि लॉकर में भी आप रखते हैं गोल्ड, तो वहीं कौन सा सेफ है? हर दूसरे दिन तो लॉकर टूटने की खबर कहीं ना कहीं से आती रहती है। घर पे रखते हैं तो वहां भी कहाँ सेफ है? अब जाएं तो जाएं कहाँ, कहीं तो रखना पड़ेगा। परंतु बताना यह था कि एक नया कारगर तरीका निकल के आया है गोल्ड का, बहुत ही नया तरीका है, और इसको आप अवश्य ट्राई करें। ज्यादा मत रखें, थोड़ा बहुत आप इसको लेके ट्राई करें, 1-2 साल देखें कितना सेफ रहता है, कैसा रहता है। मुझे नहीं लगता कोई रिस्क होगा, क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी की निगरानी में हो रहा है, जो कि इसके लिए जवाब दे। सर ईएमई क्या है, और ये गोल्ड और सिल्वर के साथ कैसे कनेक्ट करता है, थोड़ा सा बताएंगे ब्रीफ में से? क्या इसका इस्तेमाल सही है या नहीं? रिस्की तो नहीं है ज्यादा? किस चीज का आप बोल रहे हैं? मुझे आवाज ईएमई ईएमई क्या फुल फॉर्म आप लेते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि क्या है कि भारत में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने की बहुत परंपरा है। मुझे कल कोई साहब मिले, कहते हैं मैं रात को मैं केपी में था, मैंने सोचा पता नहीं कहीं गए होंगे, तो पता लगा कुर्ते पजामे में थे। तो ईएमई का फुल फॉर्म बताएं आप, क्या है? सर ईएमई ही मैंने सर्च ईएमई किया क्या है, चीज कहना है? और यही सर ईएमई ही सर्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड शिप, तो आपने बता दिया ईआर वो वाला ईएमई। सर जी जी जी। ईएमई एक वर्ड आ रहा है और बहुत आ रहा है, और ये ना कई कमेंट्स में सर आया है। ईएमई जो हमारे पास आया, मेरे पास जो मैंने आपका मुझे किया है, वो सर कमेंट्स में दिया है, जो पूछ रहे जी हैं ईएमई। हो सकता है सर मेरे हिसाब से ईएमई ना हो के, अगर हम और नहीं, आप मतलब डिस्कस करें। नहीं, ईएमई तो मैं समझ रहा हूं, पर ईएमई किस संदर्भ में, संदर्भ बताएं आप। इसका सर गोल्ड से रिलेटेड बताया गया ईएमई, बट सर मेरी जो समझ में आया है, गोल्ड। हाँ वो सर मेरी समझ में जो आ रहा है, हो सकता है व्यूवर है नहीं समझ में आया, हमसे आपसे ही समझने की कोशिश करता है। ईएमआई तो सर नहीं है कि ईएमआई पर गोल्ड, मुझे कहता ईएमई नहीं, ईएमआई पे तो सर नहीं होगा कि आप किस्तों पे जो गोल्ड लेते हैं उसको कैसे रहेगा खरीदना, ये चीज भी हो सकती है सर। नहीं, ईएमई ईएमआई नहीं। होता, ईएमई तो मैंने हाँ कभी सुना नहीं ईएमई के बारे में, क्षमा हाँ, चाहूंगा। मैं मैंने मैं नहीं, भी वही ईएमआई सर हैरत में ईएमआई था, क्योंकि लेकिन मैंने इसलिए किया कि लोग शायद आपके ईएमआई पास के हो। जरिए
नहीं नहीं, ईएमई नाम की कोई चीज नहीं है वैसे तो किसी भी चीज। जैसे मैंने कहा तो ना, सर मेरे इसका साथ हम मिले हुए आंसर थे कर देंगे अपने रात को। कमेंट्स में, आंसर कर देंगे रात जिन को, लोगों ने हाँ, पूछा रात है। को मैं मिला तो रात को मैं मिला तो मैं केपी में था। मैंने सोचा पता नहीं कौन से केपी में थे, कहीं गए हुए, तो पता लगा कुर्ते पजामे में थे। तो ऐसे तो किसी भी चीज का एब्रीविएशन बना लिया मैं जाता तो है। सर आपसे बातचीत करके जो तो समझ मेरी रहा हूँ उस जानकारी, हिसाब से ईएमआई होगा सर, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। हाँ नहीं, ईएमई नहीं, ईएमआई होगा, क्योंकि गोल्ड भी कुछ लोग ईएमआई पर लेते हैं। कुछ ज्वेलर्स हैं जो गोल्ड ईएमआई पर लेते हैं। जैसे आप ज्वेलरी ले जाइए तो वो आपको आपकी ईएमआई बांध देते हैं, जो जान पहचान होती है, जहां पर क्रेडिट पूरा अश्योरेंस होता है कि भाई ये लेके भाग नहीं जाएंगे। ईएमई नाम की मैंने कोई, या तो आप मुझे संदर्भ बताएं किस संदर्भ नहीं में सर, ये जो कमेंट, हमारे जो ये फॉलोअर्स सर व्यूअर्स टोटल सब्सक्राइबर्स हैं। टोटल सर 5 कमेंट थे, और पांचों में सेम ही है, ईएमई जो पूछा है, ठीक है। बट हम नहीं, ईएमई मुझे, पे मैं उनसे, क्षमा चाहूंगा, जब तक हाँ मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता लगेगा ठीक है। कि किस संदर्भ में वो पूछ रहे हैं, तब तक मेरे लिए बताना जी। लेकिन सर हम इस पे ईएमआई पे भी अगर बात कर ही रहे हैं, 2 मिनट में बता दें कि ईएमआई पे गोल्ड लेना क्या सर सही है या नहीं। नहीं, सही है। अगर वो आपको जो कीमत दे रहा है,